हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट, अभी तक पढ़े हुए द लास्ट लेसन के दोनों भागों में हमने देखा कि फ्रेंच जो एक स्टूडेंट है वह अब अपने स्कूल पहुंचता है तो वहां का वातावरण कितना शांत और गंभीर होता है तथा उसे अपने फ्रेंच भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक एम हेमल अब उन्हें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएंगे। वह विद्यालय छोड़कर चले जाएंगे और उसे अपनी मातृभाषा फ्रेंच की अपेक्षा जर्मन भाषा ही पढ़नी होगी। यह सब उसके लिए कितना दुखद व निराशाजनक था। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा सबसे आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। हार्डली माने मुश्किल से ही। उसे अब याद आ रहा है कि कितनी मुश्किल से मैं इस भाषा को लिखना या पढ़ना सीख पाया था, यानी बड़ी मुश्किल से ही मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीखा था। आई शुड नेवर लर्न, नेवर माने कभी नहीं, और अब मैं इसे कभी भी नहीं सीख पाऊँगा। एनी मोर माने और अधिक। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यहीं अपनी पढ़ाई रोकनी होगी। देन, तब। ओ हाउ सॉरी, वो अपने आप में दुख प्रकट कर रहा है कि हाउ सॉरी, मैं कितना दुखी हूँ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब उसे याद आ रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को, अपने पाठों को नहीं सीखा, इसके लिए वो कितना दुखी है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, केवल वो किस काम में लगा रहा कि पक्षियों के अंडों को, सीक मीन्स ढूंढना, यानी ढूंढने में लगा रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन दी सार, या फिर सार नदी पर वो केवल फिसलने में ही लगा रहा। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस ए व्हाइल अगो, उसकी किताबें, सीम्ड माने जो लगती थी उसको, अ न्यूसेंस माने परेशानी या मुसीबत का कारण लगती थी, ए व्हाइल अगो यानी थोड़े समय पहले, वही किताबें हु सो हैवी टू कैरी, और जो उसे लाने ले जाने में इतनी भारी लगती थी, वही माय ग्रामर, उसकी व्याकरण की किताब, एंड माय हिस्ट्री ऑफ द संत, और सेंट यानी संत की इतिहास की किताबें अब उसके लिए क्या हो गई थी? बर ओल्ड फ्रेंड्स, उसके लिए अब पुराने मित्र बन गए थे। नाउ, इस समय, दैट आई कुड नॉट गिव अप, कि वो उन्हें अब छोड़ नहीं सकता था। यानी जब से उसने सुना कि टीचर उसको छोड़ के जाने वाले हैं, ये सब उसे अब अपने मित्रवत लगने लगे। एंड एम हेमल, और एम हेमल जो इसके अध्यापक हैं, उनके बारे में भी उसके मन में क्या आया? द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, जब से उसने ये विचार सुना कि गोइंग अवे यानी वो उसे छोड़ कर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि वो फिर से कभी, सी माने देखना, उसे फिर से कभी देख नहीं पाएगा, तो मेड मी फॉरगेट, इस बात ने कि वो देख नहीं पाएगा और छोड़कर चले जाएंगे, इस बात ने उसे सब कुछ भुला दिया। और क्या बातें भुला दी? हिज रूलर, उनके डंडे का डर, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी माने वो कितने बदमिजाज या कितने परेशान करने वाले थे, या सनकी थे, क्रैंकी में सनकी, कि वो कितने सनकी थे, या उनके डंडे का डर, वो सब कुछ भूल गया। पुअर मैन, वो अपने अध्यापक के लिए कह रहा है कि बेचारे मेरे अध्यापक, इट वॉज in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the place were sitting there in the back of the room. अब जब उस वातावरण को देख रहा है तब उसे याद आ रहा है कि it was in honor of this last lesson, अपने इस आखिरी पाठ को पढ़ाने के सम्मान में ही, दैट ही हैड पुट ऑन माने पहनना, कि उसने पहने हुई थी, यानी उनके अध्यापक ने पहने हुई थी फाइन संडे क्लॉथ्स, रविवार को पहनने वाले सुंदर वस्त्र उन्होंने उस दिन पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब उसे समझ गया था, यानी अब वो फ्रेंच समझ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द ब्लेज वर, गाँव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, वर सिटिंग, वहाँ बैठे हुए थे, इन दी बैक ऑफ द रूम, उस रूम के पीछे, यानी उसे समझ में आया कि बेंचों पर सभी बुजुर्ग व्यक्ति क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, और ये केवल इसलिए था कि वे सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे कि वो अब अध्यापक छोड़कर जा रहे हैं। दे
दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और उन्हें दुख हो रहा था कि वो ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं आए. इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर. ये उन्हीं लोगों का हमारे अध्यापक को धन्यवाद करने का जो फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, जिन्होंने 40 साल से फेथफुल माने निष्ठापूर्ण अपनी सेवा उस स्कूल में दी थी, उनको धन्यवाद करने का उनका अपना तरीका था. एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और अपने देश के लिए उनका सम्मान प्रदर्शित करने का ये उनका अपना ही तरीका था. दैट वॉज देयर्स नो मोर, और जहाँ वो ज़्यादा अब नहीं कह सकते थे. वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं ये सब बात सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कि सुनाने की, यानी मैं अब सुनाने की मेरी बारी थी. दैट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू. वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन, यानी क्या मैं नहीं कर देता, टू एबल टू से अपने आप को समर्थ बनाने के लिए और बताने के लिए, दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयानक नियम, फॉर दी पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल के जितने भी नियम अध्यापक ने मुझे समझाए थे, उनको सुनाने के लिए मैं पूरी तरह से अपने को समर्थ बनाने की कोशिश में था. तो ऑल थ्रू माने पूरी तरह से था. वेरी लाउड एंड क्लियर, और वो भी पूरी तेज आवाज़ में और स्पष्ट रूप से. एंड विदाउट वन मिस्टेक, और एक भी गलती किए बिना. अर्थात फ्रेंच कह रहा है कि उस दिन मैं बिना किसी गलती के और बहुत तेज आवाज़ में और स्पष्ट रूप से पूरे ही पार्टिसिपल के नियमों को बताने के लिए, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया. बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही वो सुनाने बैठा तो मिक्सड अप माने उसने पहले ही शब्द में वो उलझ गया. एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रह गया. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए. माई हार्ट बीटिंग, उसका हृदय यानी फ्रेंच का हृदय बहुत ज़्यादा ही धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसके अंदर ऊपर देखने का साहस भी नहीं था. बच्चे स्टूडेंट आप लोग जानते ही हैं, जब क्लास में ऐसा कुछ होता है, जब जवाब नहीं दे पाते, तब इसी पोजीशन में सभी बच्चे खड़े रहते हैं. आई हियर्ड एम हैमल से टू मी, फिर मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए ये सुना कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा. लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच या नन्हे फ्रेंच, मैं तुमको नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम इस समय बहुत ही खराब अपने अंदर महसूस कर रहे हो, यानी तुम्हें बहुत ही अपने आप में ख़राब लग रहा है कि तुम सुना नहीं पा रहे. सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे होता है. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रतिदिन हम अपने आप से यही कहते हैं, वाओ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. प्लेंटी ऑफ माने बहुत ज़्यादा ही, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ही समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, और कोई भी याद करने वाली चीज़ या पढ़ने वाली या सीखने वाली चीज़ को हम कहते हैं, अरे मैं कल सीख लूँगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन आज तुम देख लो, अब तुम देखो कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं. यानी जो हम ज़्यादा समय देखते थे वो समय अब हमारे पास नहीं है. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सर्स, और अरे यही सबसे बड़ी परेशानी अल्सर्स के साथ भी है. यहाँ अल्सर्स से मतलब वो शहर या राज्य के साथ नहीं, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ भी यही परेशानी है. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी अल्सर शहर के लिए कहा गया है कि वो हमेशा ही कल के लिए कि कल सीख लेंगे इस तरह से टाल देते थे, यानी वहाँ के लोग टालने वाले लोगों में से थे. नाउ दोज फेलोज आउट माने बाहर के अब लोग ही, विल हैव द राइट टू से टू यू, तुमसे कुछ भी कहने का अधिकार रखते होंगे. यानी बाहर के लोगों को अधिकार हो जाएगा कि वो तुमसे कुछ भी कहें. हाउ इज़ इट, ये कैसे है.
यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, यानी तुम हमेशा ही एक फ्रांसीसी होने का दावा करते रहे। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फिर भी तुम ना तो बोल सके समर्थ हुए और ना ही लिख सके अपनी भाषा, यानी फिर भी एक फ्रांसीसी होने के नाते भी तुम अपनी भाषा को ना तो बोलना सीख सके और ना ही लिखना सीख सके। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच तुम सबसे बुरे व्यक्तियों में से नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, हम सभी अपने को इस मुसीबत में हम सभी ने अपने आप को डाला है, तथा हम सभी इसके तिरस्कार के योग्य हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शस, एंग्शस माने उत्सुक, या तुम्हारे पेरेंट्स भी कभी, यानी अकेले बच्चे लोग ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं, हम सभी इसके कारण बने हुए हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्शस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स भी, माता पिता भी इतने अधिक उत्सुक नहीं थे कि वो तुम्हें सिखाने के लिए तैयार रखें। They preferred to put you to work on a farm or at the mills, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही तुम्हें काम पर भेजने के लिए या तो एक फार्म में या फिर मिलों में काम पर भेजने में ज़्यादा उत्सुकता दिखाई। सो एज टू हैव अ लिटिल फॉर मोर मनी, क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल जाते। तो यहाँ अध्यापक का कहना है फ्रेंड से कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए माता पिता भी उतने ही कारण बनते हैं जितने कि स्टूडेंट्स। उन्होंने तुम्हें काम पर भेजना ज़्यादा अच्छा समझा अपेक्षाकृत पढ़ने के। एंड आई, और मैं भी, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इसी श्रेणी में आता हूँ। ब्लेम माने मैं भी दोषी हूँ इस बात का कि मैंने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाया। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? अब वो अपने आप के लिए भी कह रहे हैं अध्यापक कि मैंने भी तुम्हें अक्सर भेज दिया था वाटर माई फ्लावर्स, यानी अपने फूलों में पौधों में पानी देने के लिए भी मैंने तुम्हें कई बार भेजा, अक्सर भेजता था। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठों को तुम्हें पढ़ाने की अपेक्षा, यानी क्लास में पाठों को पढ़ाने की अपेक्षा मैंने तुमसे कई बार पौधों में भी पानी डलवाया था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं चाहता था कि मैं मछली पकड़ने जाऊं, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें उस समय छुट्टी नहीं दे दी थी। यानी दोनों ही तरह से उनका कहना है कि टीचर और अध्यापक भी विद्यार्थी के साथ साथ इस ना पढ़ने का कारण बने हुए हैं या दोषी होते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और तब एक बात से दूसरी बात की चर्चा करते हुए एन हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एन हेमल ने फिर फ्रांसीसी भाषा के, फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना शुरू किया। सेइंग दैट, ये कहते हुए, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर भाषा है पूरे संसार में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट भाषा और सबसे ज़्यादा तर्क युक्त भाषा है, तर्कसंगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इसे हमें अपने अंदर सुरक्षित रखनी चाहिए। अमंग अस, हमारे बीच में ये सुरक्षित रहनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। वो फ्रांसीसी लोगों से कह रहे हैं कि ये भाषा हमारे अंदर ही हमारे बीच में सुरक्षित रहे और हम कभी इसे भूले नहीं। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब एक देश को गुलाम बना लिया जाता है, जब वहाँ के लोग गुलाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक उनकी पकड़ अपनी भाषा पर बनी रहती है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और इस तरह से वो भाषा उनके लिए उनके जेल की एक चाबी साबित होती है, बन जाती है। देन
ही ओपन द ग्रामर, और तब उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा लेसन उन्होंने पढ़ाया, यानी हमको ग्रामर का पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं बहुत ज़्यादा अचंभित था ये देखकर कि मुझे वो कितनी अच्छे से समझ में आ गया। All he said seemed so easy, so easy. और जो कुछ भी उन्होंने कहा वो वास्तव में ही बहुत ज़्यादा सरल था। I think too, मैंने भी यही सोचा, that I had never listened so carefully, कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से कोई भी पाठ नहीं सुना, and that he had never explained everything, और उन्होंने भी कभी इतनी प्रत्येक चीज़ को इतनी अच्छे से so much patience, इतने धैर्य से उन्होंने व्याख्या नहीं की। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew, और ये मुझे लग रहा था कि लगभग कि वो बेचारे मेरे अध्यापक पूरा का पूरा जितना वो जानते हैं, ऑल ही न्यू, जितना वो जानते हैं वो सब अपने जाने से पहले wanted to give, हमें देना चाहते हैं, and to put it all into our heads at one stroke, और एक ही बार में वो हमारे सिरों में उनको डाल देना चाहते हैं। आफ्टर द ग्रामर, इस तरह से तुमने देखा बच्चों कि टीचर अब इस समय उसे लग रहा है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं और मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमने लेखन का पाठ लिया। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर गोल लिखावट में सुंदर तरीके से लिखा गया था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, यानी ये शब्द उस कॉपियों पर लिखे थे। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो कॉपियाँ बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे छोटे छोटे झंडों की तरह से, फ्लोटिंग यानी जो तैर रही हूँ, एवरीवेयर, हर जगह, इन दी क्लासरूम, पूरी क्लासरूम में, हंग फ्रॉम दी रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो हमारे डेस्क के ऊपर एक छड़ी से लटका दी गई हों। You ought to have seen how everyone sat to work, तुम वहाँ देखना चाहिए था कि कैसे सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, and how quiet it was, और कितना सब कुछ शांत था। The only sound was the scratching of the pens ओवर द पेपर, और जो केवल एकमात्र आवाज़ थी वो केवल थी कि पेपर के ऊपर पेन चलाने की आवाज़। Once some beetles flew, एक बार कुछ भौरे वहाँ अंदर उड़कर आ गए, but nobody paid any attention to them, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ है बीटल्स माने भौरे। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटा कोई भी, सबसे छोटे बच्चे ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया उड़ते हुए भौरे पर। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स, और जो केवल अपने ही फिश बुक, हुक्स माने मछली पकड़ने वाले कांटे को ट्रेस करना, यानी जो ड्राइंग बना रहे थे वो अपने कागज़ पर ड्राइंग ही बनाते रहे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और मानो ऐसा लग रहा था कि मछली पकड़ने वाले कांटे को बनाना ही उनकी फ्रेंच भाषा थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूक वेरी लो, छत के ऊपर कुछ कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में गुटरगू अपनी भाषा बोल रहे थे, अपनी गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फिर मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, कि क्या वो इनको भी जर्मन में ही गाना गवाएंगे, और इवन द पिजन्स, यानी यहाँ तक कि इन कबूतरों को भी वो गाना गवाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, और जब कभी मैंने ऊपर उठाकर नज़र देखी अपनी लेखन से, तो मैंने देखा कि M. Hamel सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस माने बिल्कुल निर्जीव, गतिहीन, यानी बिना किसी गति किए हुए अपनी चेयर पर बैठे हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक ही
चीज़ पर निगाह टिकाए हुए हैं। देन एट अनदर, तब उन्होंने दूसरी चीज़ पर अपनी निगाह दिखाई। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो कि वो अपने दिमाग में ये फिक्स कर लेना चाहते थे, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दिस लिटिल स्कूल रूम, कि इस छोटे से स्कूल के रूम में सारी चीज़ें, प्रत्येक चीज़ कैसे कहाँ दिखाई देती थी। फैंसी, सोचो या कल्पना करो, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि 40 साल से वो एक ही स्थान पर रहे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने या उनके समक्ष। जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसे ही वो 40 साल से रहे। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, केवल डेस्क और बेंच ही घिस घिस कर स्मूथ माने चिकनी हो गई थी, बाकी सब कुछ ऐसे ही था। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और उनके आने के बाद जो अखरोट के पेड़ थे बगीचे में वो कुछ लंबे हो गए थे। एंड दी होप वाइन, एक लता थी, बेल थी वहाँ, दैट ही हैड प्लांटेड, जो खुद उन्होंने एनहेमल ने लगाई थी, हिमसेल्फ यानी स्वयं उन्होंने लगाई थी, ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो खिड़की से ऊपर चढ़ते हुए छत तक पहुंच गई थी। ये उनके बगीचे का सीन है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और अब जब वो लीव इट ऑल यानी ये सब छोड़कर जाएंगे तो उनका दिल कितना ही टूटेगा। पुअर मैन, मेरे बेचारे अध्यापक, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, जो अपनी बहन को मूविंग अबाउट इन दी रूम अबव, ऊपर वाले कमरे में सामान को मतलब हिलते हुए या आवाज़ सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो उनके ट्रंक्स को या अपने उनके सामान को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन इस देश को छोड़ के जाना होगा। But he had the courage to hear every lesson to the very last, लेकिन उनके अंदर इतना साहस था कि वो अपने आखिरी लेसन को, प्रत्येक लेसन को आखिर तक सुन सकते थे। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। एंड देन दी बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और तब वहाँ छोटे बच्चे उच्चारण करने लगे, बोलने लगे अपनी आवाज़ में बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और कमरे में पीछे की तरफ, ओल्ड हॉजर, वृद्ध हॉजर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड, ओल्ड हॉजर ने अपना चश्मा रख दिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और दोनों हाथों में अपनी प्राइमर माने वर्णमाला की किताब को पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर विद हिम, वो भी उन बच्चों के साथ उन्हीं लेटर्स को बोल रहा था, अक्षरों को बोल रहा था। यू कुड सी दैट ही टू, और तुम देख सकते हो कि वो भी वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उसकी आवाज़ संवेग के कारण बहुत ही कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको सुनकर इतना हंसी लग रही थी, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर, कितना ज़्यादा मैं याद करता हूँ, दैट लास्ट लेसन, उस लास्ट लेसन को। ऑल एट वंस द